हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं हूं कुमार गौरव, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फ्रेंड्स बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। किसका डिस्कशन करने वाले हैं? बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ करके उस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन ले सकते हैं। आपको टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करिए सक्सेस जोन विथ कुमार गौरव। सारा कैपिटल अक्षर में लिखना है। क्या लिखना है? सक्सेस SUCCESS सक्सेस ZONE सक्सेस जोन विथ WITH विथ कुमार KUMAR कुमार गौरव GAURAV। यही टेलीग्राम पर जाकर के टाइप करिएगा तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। निश्चित रूप से फ्रेंड्स आप लोग को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इस पर डेली मैं प्रैक्टिस सेट डालता हूं और उसके बाद 2 घंटा के बाद वीडियो डिस्कशन का डालता हूं यूट्यूब पर। तो आप इससे जुड़ जाइए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। जल्द से जल्द जुड़ जाइए और फ़ायदा उठाइए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस तरह का वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है सार्वजनिक पद पर अधिकार कैसा अधिकार है? अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। पहला है शैक्षणिक अधिकार, दूसरा है नागरिक अधिकार, तीसरा है राजनीतिक अधिकार और चौथा है आर्थिक अधिकार। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। सार्वजनिक पद का जो अधिकार है वह एक नागरिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? एक नागरिक अधिकार है। क्योंकि अनुच्छेद 16 जो है, अनुच्छेद 16 में यह उपबंध करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। तो इसलिए सार्वजनिक पद का जो अधिकार है वह एक नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का दूसरा। बोला विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है? अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है। राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है और लोकसभा अध्यक्ष के सलाह से विभिन्न संसदीय प्रतिनिधियों को विदेश भेजा जाता है। इतना ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? बोला निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? 4 ऑप्शन है इसमें। भारत का सॉलिसिटर जनरल, दूसरा है भारत का अटर्नी जनरल, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और चौथा है A+B दोनों। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत का अटर्नी जनरल। क्योंकि भारत का जो अटर्नी जनरल होता है संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद को संबोधित कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में अटर्नी जनरल का वर्णन किया गया। किसमें किया गया? 76 में। अब हम लोग क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कहता है? बोला संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मतलब संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन है। श्री राजगोपालचारी, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर अंबेडकर और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर अंबेडकर। क्योंकि 29 अगस्त 1947 को, कब? 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने नवीन संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया था। कब किया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। इसको ध्यान रखिएगा। इस
इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? मतलब जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो धर्म चक्र है उसका रंग कैसा है? 4 ऑप्शन है, गहरा नीला, दूसरा है सागरीय नीला, तीसरा है काला और चौथा है उजला। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और कैसा है? गहरा नीला, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में गहरे नीले रंग का धर्मचक्र है। इसका प्रारूप सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया। इसमें 24 तिलियाँ हैं। टोटल इसमें कितना तिलियाँ हैं? 24 तिलियाँ हैं। जो हम लोग का चक्र होता है इस तरह से, उसमें टोटल इस तरह का जो तिलियाँ होता है वो टोटल कितना तिलियाँ हैं? 24 तिलियाँ हैं। टोटल अगर ये तिल्ली गिनिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा आपको? 24 तिलियाँ हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? क्षेत्रीय परिषद कितने हैं? अब 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 5। ठीक है, भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जबकि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? 4 ऑप्शन है। अनुच्छेद 21 के 1, उसके बाद अनुच्छेद 45, उसके बाद अनुच्छेद 350 के 1, उसके बाद अनुच्छेद 351। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 350 के 1, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 351 की बात करिएगा तो 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। क्या की गई है? 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? 4 ऑप्शन है। ज्ञानी जैल सिंह, दूसरा है वी गिरी, तीसरा है नीलम संजीव रेड्डी और चौथा है KR नारायण। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वी गिरी। वी गिरी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिसका क्या है? दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी चुनाव। अब देखिए वी गिरी जो थे भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। कितने कौन राष्ट्रपति थे? ये चौथे, यानी कि 4th राष्ट्रपति थे, 4वां नंबर के राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल जो था, वी गिरी का जो कार्यकाल की बात करिएगा तो वी गिरी का कार्यकाल था 1969 से लेकर के 1974 तक था। कब था? 1969 से 1974 तक था। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। अब नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? मतलब किसी राज्य विधान परिषदों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? अब 4 ऑप्शन है। 60 है, 55 है, 40 है, 36 है। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 40। क्योंकि किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो होती है वो 40 होती है। कितना होती है? 40 होती है। 40 से कम नहीं हो सकती है। वर्तमान में भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 में बोल रहा है निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? अब 4 ऑप्शन दिया गया है। टेलीफोन, डाक, रक्षा और लोक स्वास्थ्य। तो हम लोग का जो इसमें से आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोक स्वास्थ्य। क्योंकि वर्तमान में संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय है। कितना विषय है? 100 विषय शामिल है। टेलीफोन, डाक तथा रक्षा संघ की सूची में आता है। ये सब किसके सूची में आता है? संघ के सूची में आता है। लेकिन लोक स्वास्थ्य जो है वो किसके सूची में आता है? लोक स्वास्थ्य राज्य की सूची में आता है। किसके स्वास्थ्य में आता है? राज्य की सूची में, राज्य सूची में आता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा राष्ट्रपति विकास परिषद का गठन कब किया गया था। 4 ऑप्शन है 1948, 1950, 1951, 1952। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1952। क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं संस्थान ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। कौन दिया था, के संस्थान में, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 4 ऑप्शन है 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 2 वर्ष का। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का भी कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष तक होता है। मतलब नॉर्मल जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन उम्र जो होता है 62 वर्ष से बेसी नहीं होना चाहिए। इन दोनों में जो भी पहले पूरा हो उसी के तहत वो अवकाश प्राप्त करते हैं। अगर 6 वर्ष पहले हो गया एज पूरा होने से पहले तब अवकाश हो जाएगा। अगर 6 वर्ष पूरा होने से पहले अगर 62 वर्ष आपका उम्र हो गया तब पर भी आपका समाप्त हो जाएगा कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। 4 ऑप्शन है विलियम बेटिंग, दूसरा है लॉर्ड इरविन, और तीसरा है लॉर्ड रिपन, और चौथा है चेम्सफोर्ड। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। क्योंकि शारदा एक्ट जो है 1930 मतलब 1930 में हरबिलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना। इसमें लड़की की विवाह आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की आयु, लड़कों का 18 वर्ष तक, किसका था, लड़कों का 18 वर्ष और लड़कियों का 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिक तथा यूरोपीय सैनिक की संख्या का अनुपात कितना था। 4 ऑप्शन है 5:1, 4:1, 3:1, 2:1। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 2:1। क्योंकि 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिश के अनुसार भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 2:1 कर दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा। पहले कितना था, 5:1 था, अब कितना कर दिया, 2:1 कर दिया। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन में है, हाँ, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था। अब 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है बिपिन चंद्रपाल, चौथा है लॉर्ड कर्जन। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिपिन चंद्रपाल का। क्योंकि गर्मपंथी विचार के नेता बिपिन चंद्रपाल ने कांग्रेस को याचना करने वाली संस्था कहा था। क्या कहा था, याचना करने वाली संस्था कहा था। जबकि लाला लाजपत राय के अनुसार कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। अगर आप तिलक की बात करिए, तिलक ने कांग्रेस के लिए सर्वप्रथम बेजिंग शब्द का प्रयोग किया था। कौन शब्द का प्रयोग किया था, BEGGING, बीजिंग शब्द का प्रयोग किया था। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था। 4 ऑप्शन है महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, शायद दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। क्योंकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था वो दयानंद सरस्वती ने किया था। इन्हें भारत मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, मतलब भारत का मार्टिन लूथर भी इसको कहा जाता है। और 1875 में, कब, 1875 में
इन्हें सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आर्य समाज का बाइबिल भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? सुलेखन क्या है? सुलेखन क्या है? 4 ऑप्शन है। सुंदर हस्तलेखन, मूर्तिकला, शिलालेखों पर नक्काशी और चित्रकला का उन्नत ढंग। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है? सुंदर हस्तलेखन है, क्योंकि सुंदर हस्तलेखन को सुलेखन कहा जाता है। इस्लामिक दृष्टिकोण में सुलेखन की कला को एक पवित्र कला माना जाता है, जिसका प्रयोग कागजों पर, पत्थरों पर सजावट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष किस स्थान से मिला था? कौन कुंड का? अग्निकुंड का साक्ष किस स्थान? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से, लोथल से, बनवाली से। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कालीबंगन से। कहाँ से मिला था? कालीबंगन से, क्योंकि कालीबंगन की जो खोज हुआ था वो 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में। और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन से ही अलंकृत ईंटों तथा अग्निकुंड का साक्ष मिला था। अलंकृत ईंटों का भी साक्ष्य मिला था यहाँ से, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो कठोपनिषद का बात करिएगा तो 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। किसका है? आयुर्वेद का है, क्योंकि कठोपनिषद जो है बृहदारण्यक तथा ईशोपनिषद आयुर्वेद का उपनिषद है। आयुर्वेद के पुरोहित को अथर्ववेद कहा जाता है। धनुर्वेद इसका उपवेद है तथा शतपथ इसका ब्राह्मण है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है? किस परसिक शासक ने कलिंग को मगध के क्षेत्र में मिलाया था? अब 4 ऑप्शन है, अशोक, उदयनी, महापद्नंद और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महापद्नंद। क्योंकि महापद्नंद जो था इसका शासनकाल था 344 से 354 ईस्वी पूर्व इसका शासनकाल था। नंद वंश का संस्थापक था यह। इसने एकराट की उपाधि धारण की थी। कौन उपाधि धारण की थी? एकराट की उपाधि। एकराट की उपाधि धारण की थी तथा कलिंग को मगध में मिलाया था। इसने कलिंग से जीन की मूर्ति उठाकर मगध में लाया था। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर में क्या बोलता है? किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है? किसका विजय का उल्लेख है? गौतमी पुत्र सतकर्णी का विजय का उल्लेख है। 4 ऑप्शन है, नासिक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख और बेसनगर अभिलेख। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो नासिक अभिलेख हो जाएगा, ऑप्शन है। क्योंकि गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था ये 106 से 130 ईस्वी के समय सातवाहन वंश का पुनरुद्धार हुआ। इसने शकों से मालवा तथा काठियावाड़ छीन लिया। इसने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाया था। नासिक अभिलेख में इसके विजय का वर्णन किया गया। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, जिले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? 4 ऑप्शन है, गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है बलबन और चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बलबन। क्योंकि बलबन जो है, बलबन ने राजत्व का नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वह प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व की सुस्पष्ट व्याख्या की थी। इसने जिले इलाही यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि, जिले इलाही का मतलब क्या होता है? ईश्वर का प्रतिनिधि की उपाधि धारण की थी। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, मजहर नाम की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? कौन? मजहर नाम की घोषणा। अब बोल रहा है 1575 में, 1579 में, 1582 में, 1585 में। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 1579 हो जाएगा, मतलब 1579 हो जाएगा। क्योंकि अकबर ने
मजहर नाम की घोषणा कब की थी? 1579 में, 1500 मतलब कि 79 में ईस्वी में की थी। मजहर नाम के द्वारा अकबर ने स्वयं को धर्म के मामले में सर्वोच्च माना लिया। अब 1575 में, कब? 1575 में इसने इबादत खाना की स्थापना की थी, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन में किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? 4 ऑप्शन है। जापान के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से, रूस के सहयोग से या फ्रांस के सहयोग से। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी के सहयोग से। क्योंकि 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया था, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाँ, 25 नंबर क्वेश्चन में है प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 4 ऑप्शन है। 1940 को, 1943 को, 1946 को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1940 में। क्योंकि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1940 में ही हुआ था। लाहौर अधिवेशन में 1940 में पहली बार अलग पाकिस्तान, कब हुआ था लाहौर अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में। इसी में पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। मुस्लिम लीग ने 23 मार्च को 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर में क्या बोल रहा है? ये मैथ का क्वेश्चन है। बोल रहा है ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, अब बी किसी काम को पूरा करने में 8 दिन लेता है। ए कितना दिन ले रहा है? 6 दिन ले रहा है। अब बी ले रहा है 8 दिन में। और सी कितना दिन ले रहा है? सी उस काम को पूरा करने में ए और बी के द्वारा 7 काम करने में लिए गए समय के बराबर लेता है। मतलब कि ए और बी मिलकर जब काम करेगा न, तब जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम सी लेगा, इसको ध्यान रखिएगा। सी ले रहा है, तब यदि बी और सी 7 काम करे तो उन कामों को कितने दिन में पूरा करेगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है 1 kg मिश्र धातु में तांबा की मात्रा कितना होगा यदि मिश्र धातु में 32% तांबा 40% जस्ता है? तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 350 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरा एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 45 है, तो राशि क्या है? अब 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2880। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरा 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इस संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36। अब अगला क्वेश्चन है फिर मैथ का। बोरा 28 मीटर व्यास वाले, व्यास कितना है? 28 मीटर वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि रेस 125 प्रति वर्ग मीटर हो? मतलब 125 प्रति वर्ग मीटर खर्चा हो रहा है। पाई का मान बोल रहा है 10/7 ले लीजिए। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 77,000 हो जाएगा। समझे? अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर में क्या है? बोरा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 4 ऑप्शन दिया गया, 1951, 1956, 1965, 1969। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1969। क्योंकि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना जो हुआ था 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। इस सुरक्षा बल का कार्य औद्योगिक परिसर में काम करने वाले कारीगरों तथा वहाँ की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करना है।
अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है। 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडोनेशिया। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में 5वां स्थान रखता है। कितना स्थान रखता है, 5वां स्थान रखता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से बात करिएगा तो विश्व के देश में सबसे पहला स्थान रूस का है, दूसरा है चाइना का, हाँ पहला नहीं सॉरी, दूसरा पहला है रूस का, दूसरा है कनाडा का, तीसरा है चाइना का, चौथा है अमेरिका का, पांचवा है ब्राज़ील का। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करिएगा तो विश्व में पहला स्थान है चाइना का, और दूसरा है भारत का, तीसरा है अमेरिका का, और चौथा क्या है, इंडोनेशिया का, और पांचवा किसका है, ब्राज़ील का। तो पांचवा देखिए, पांचवा जो जनसंख्या के दृष्टिकोण में भी ब्राज़ील का पांचवा, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में भी 5वां स्थान है, इसको ध्यान रखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन में है कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहत हिमालय, और तीसरा है शिवालिक हिमालय, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बृहत हिमालय, क्योंकि कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट आदि बृहत हिमालय या हिमाद्री के अंतर्गत आता है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है, इसको ध्यान रखिएगा, 8586 मीटर। कितना है, 8586 मीटर, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 34 नंबर में है मालदीव एवं मिनीकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है। किसके किसके बीच में, मालदीव और मिनीकॉय के बीच में। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और ग्रैंड चैनल। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 डिग्री चैनल, क्योंकि मालदीव एवं मिनीकॉय के मध्य में 8 डिग्री चैनल अवस्थित है, लक्षद्वीप तथा मिनीकॉय के मध्य में 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, और छोटा अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल है, इसको ध्यान रखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर में क्या है, 35 नंबर में बोल रहा है बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। 4 ऑप्शन दिया गया, पहला है नर्मदा घाटी, दूसरा है गोकक नदी, तीसरा है गंडक नदी, और चौथा है टोंस नदी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि बिहार जलप्रपात जो है टोंस नदी पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 100 मीटर है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई कितना है, 100 मीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करिएगा तो वो रहा लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। 4 ऑप्शन है, मैग्नेटाइट के कारण, लव ऑक्साइड के कारण, पोटास के कारण, उपयुक्त में से सही। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, लव अयस्क के कारण। किसके कारण लाल होता है, लव अयस्क के कारण, क्योंकि लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है लव ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है तथा इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर में क्या बोला, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। 4 ऑप्शन है, नदी, दूसरा है कुआं, तीसरा है तालाब, और चौथा है नलकूप। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, तालाब, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर में क्या बोल रहा है, कुल्सी एवं धनश्री किसकी सहायक नदी है, यमुना की, कृष्णा की, ब्रह्मपुत्रा की या चंबल की। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा की, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। यह नदी तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्रा की कुल सहायक नदियाँ में से कौन कौन है, कुल्सी है, धनश्री है, मानसा है और तीस्ता है, ETC, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 39 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से
किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? 4 ऑप्शन दिया गया है। मिशिगन झील, दूसरा है सुपीरियर झील, तीसरा है मलावी झील और चौथा है चीड़ झील। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मिशिगन झील। क्या हो जाएगा? मिशिगन झील। क्योंकि मिशिगन झील का विस्तार जो है केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जबकि सुपीरियर झील का विस्तार अमेरिका तथा कनाडा देश तक है। मिशिगन झील का क्षेत्रफल जो है वो है 57,800 वर्ग किलोमीटर। इसको ध्यान रखिएगा, कितना है? 800 वर्ग किलोमीटर, 57,800 वर्ग किलोमीटर। इसको ध्यान रखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करिएगा तो वो है फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? अब 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला प्रशांत महासागर से, दूसरा है हिंद महासागर से, और तीसरा है अटलांटिक महासागर से, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर से। क्योंकि ऑकलैंड जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। क्योंकि अटलांटिक महासागर जो है इसकी 2 जलधारा, एक गर्म जलधारा है, एक गर्म जलधारा है, और दूसरा कौन है? ठंडी जलधारा है, एक ठंडी जलधारा। तो गर्म जलधारा में कौन कौन है? गर्म जलधारा में फ्लोरिडा जलधारा, और दूसरा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, तीसरा है इरमिंजर जलधारा। और ठंडी जलधारा की बात करिएगा तो ठंडी जलधारा में लैब्राडोर जलधारा, दूसरा है कनारी जलधारा, और तीसरा है बेगवाला जलधारा। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। 41 नंबर में क्या कह रहा है? 41 में बोल रहा है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? कौन सा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान? 4 को है ऑप्शन, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, गोवा। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। क्योंकि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। यह कस्तूरी हिरण, अब भूरा भालू तथा पहाड़ी तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी हिरण के लिए, भूरा भालू के लिए, अब पहाड़ी तेंदुआ के लिए। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 4 ऑप्शन है, 1967 से 68, 1976 से 77, 1983 से 84 और 1987 89। इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1983 से 84 के बीच में। क्योंकि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1983 से 84 के दौरान की गई थी। इस क्रांति में अनाज उत्पादन, निवेश तथा कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार किया गया था। भारत में प्रथम हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1967 से 68 के बीच में हुई थी। इसको ध्यान रखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन में है पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाती है? 4 ऑप्शन है, 3, 4, 5, 6। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 4। क्योंकि म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करती है। जो पहला कौन है? अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मिजोरम और चौथा है मणिपुर। यही 4 को है जो म्यांमार से सीमा बनाती है। अब अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। 44 नंबर में क्वेश्चन में क्या है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा और नाथुला दर्रा। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, नाथुला दर्रा। क्योंकि नाथुला दर्रा जो है ये नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। और माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। और सिक्किम में एक जेलेपला दर्रा भी स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में क्या है? 45 में बोल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में क्या है? पहला अशोक स्तंभ का शीर्ष, दूसरा पीपल का वृक्ष, तीसरा ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक जो है ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ है। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में की गई थी। तथा इसका वो जो मुख्यालय है बम्बई में है, यानी कि मुंबई में। कहाँ है? मुंबई,
इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की प्रक्रियाओं में विचार किसके साधन है? बजटीय नीति, व्यापार नीति, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौद्रिक नीति। इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? मौद्रिक नीति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 4 ऑप्शन है 1889, दूसरा है 1995, तीसरा है 2000, चौथा है 2004। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2004। इसको ध्यान रखेगा, क्योंकि बैंक दर नीति जो है खुला बाजार परिचालन और नगद आरक्षित अनुपात, और सॉरी इसका 2004 नहीं होगा, इसका जो होगा आंसर होगा वो हो जाएगा 47 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी 2000 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद से किया गया था। कहाँ से किया गया था? 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद से किया गया था। कहाँ से किया गया था? गाजियाबाद से किया गया था। इस योजना का उद्देश्य देश के गरीब नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या है? वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? बेरोजगारी से, मुद्रास्फीति से, गरीबी से या सभी से? तो इसमें से 4 ऑप्शन में से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गरीबी से। क्योंकि वाई के अलग समिति का संबंध गरीबी से है। या इसी समिति ने पहली बार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा निर्धारित की थी, जो क्रमशः 2100 कैलोरी तथा 2400 कैलोरी थी। 2100 तथा 2400 कैलोरी थी। इसको ध्यान रखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 4 ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल का हुआ था। 15 अप्रैल 1969 को में किया गया था। और उस समय बाद के जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थे। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है? प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध है। 4 ऑप्शन है रेगनर नक्श से, वीएस मिन्हास से, एडम स्मिथ से, दादा भाई रोजे से। इसमें से जो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वीएस मिन्हास से। क्योंकि प्लानिंग एंड दी पुअर का संबंध वीएस मिन्हास से थे, जबकि परछन बेरोजगारी सिद्धांत रेगनर नक्श ने दिया था। इसको ध्यान रखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या है? विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? 4 ऑप्शन है 1960, 1965, 1970 या 1976। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा 1976 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1976, क्योंकि विश्व विरासत संधि पर्यावरणीय स्थल के संरक्षण से संबंधित है, जिस पर भारत ने अक्टूबर 1976 में किया था। कब किया था? अक्टूबर 1976 में। इसको ध्यान रखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 52 नंबर में बोल रहा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ? 4 ऑप्शन है दिल्ली में, भोपाल में, कोलकाता में या नागपुर में। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, भोपाल में। क्योंकि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का जो मुख्यालय वो भोपाल में है, जबकि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? 4 ऑप्शन है स्कैनर, प्रिंटर, जॉयस्टिक और कीबोर्ड। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रिंटर। क्योंकि स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड
माउस आदि इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, जबकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 में क्या है? 54 में निम्नलिखित में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती से है? 4 ऑप्शन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, या लंदन सम्मेलन से, या क्योटो प्रोटोकॉल से, या वियना सम्मेलन से। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से। 1997 में, कब? 1997 में इस प्रोटोकॉल का आयोजन जापान के क्योटो शहर में किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या है? भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था? 4 ऑप्शन है, 1937 में, 1946 में, 1949 में, या 1956 में। इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 1937 में। भारत के गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट को 8 मई 1937 को 1937 में सर्वप्रथम लागू किया गया था। और वर्ष 1986 में, कब? 1986 में इसका संशोधन किया गया था। यह भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 56 में है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया है? 4 ऑप्शन है, दीपक पूनिया, दूसरा है बजरंग पूनिया, और तीसरा है विनेश फोगाट, और चौथा है सुशील कुमार। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बजरंग पूनिया। क्योंकि भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर लिया। उन्होंने माटेयो पेलिकोन रैंकिंग सीरीज में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? लगातार दूसरा पदक स्वर्ण पदक जीता है। बाद यह रैंकिंग हासिल किया बजरंग पूनिया ने मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचीर को 65 किलोग्राम में 2-2 मंदोडो से हराया। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर में क्या है? हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यारण्य शुरू किया है? 4 ऑप्शन है, यूएसए, फ्रांस, रूस, चाइना। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। क्योंकि फ्रांस ने हाल ही में अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यारण्य शुरू किया है। इसका उद्देश्य किसी हमले की स्थिति में अपने अंतरिक्ष उपग्रहों और अन्य उपकरणों की रक्षा के लिए अपने अंतरिक्ष कामना की क्षमता का आकलन करना है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 58 नंबर क्वेश्चन में 10 मार्च 2021 को, कब? 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? 4 ऑप्शन है, INS करंज, INS वेला, और INS वगीर, और INS खांदेरी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? INS करंज। क्योंकि INS करंज जो है भारत की तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, जिसे मार्च 2021 में को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। INS करंज मुंबई में मजगन डॉक लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया। कौन सा? प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जा रही 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का हिस्सा है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। बोला, किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया? 4 ऑप्शन है, गूगल, दूसरा है फेसबुक, तीसरा है एप्पल, चौथा है अमेजन। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो गूगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गूगल हो जाएगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को सपोर्ट करने के लिए गूगल और अल्फ़ाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने भारत और दुनिया भर में गैर लाभकारी और सामाजिक उद्यमों को 25 मिलियन डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है। इसको याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 को देखें। बड़ा
हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कम है, 129वां, 133वां, 139वां या 140वां। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 140वां। क्योंकि प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। वर्ष 2021 में भारत का स्थान 140वां है, जबकि 2020 में इसका स्थान 112वां था। कोमा था, 112वां स्थान था। इस वर्ष पहले स्थान पर आइसलैंड है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड है, जो लगातार 12 वर्षों से, कितना वर्षों से? 12 वर्षों से प्रथम स्थान पर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। 61 में बोल रहा है 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियर डसाल्ट का निधन हो गया। वह किस देश की संसद के सदस्य थे? 4 ऑप्शन है, जर्मनी के, ब्रिटेन के, फ्रांस के या इटली के। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस के। क्योंकि राफेल बनाने वाली कंपनी दसा के मालिक ओलिवियर दसा की हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। ओलिवियर दसा फ्रांस की संसद के सदस्य थे, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर में क्या है? 62 में है राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है? संकल्प टीवी, संसद टीवी, भारत चैनल या लोक टीवी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसद टीवी। क्या हो जाएगा? संसद टीवी। क्योंकि राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय करके नए चैनल का नाम संसद टीवी रखा गया। रिटायर्ड IAS अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए इसका CEO नियुक्त किया गया। इसको ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 63 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का बात करिएगा। तब हो रहा निम्नलिखित में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर है? बोला दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे या हैदराबाद। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बेंगलुरु। इसको ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 64 का बात करते हैं हम लोग। 64 में है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है? 4 ऑप्शन है, स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या महिला बाल विकास मंत्रालय। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय। क्या हो जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय। इसको ध्यान रखेगा। क्योंकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष जल संरक्षण पर केंद्रित कैच द रेन अभियान का शुभारंभ किया है। कैच द रेन वर्षा जल संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता पैदा करने के लिए संचालित एक कार्यक्रम है। इसको ध्यान रखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। 65 नंबर में क्या है? 65 में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है, 5, 6, 7, 8। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 8। क्योंकि चुनाव आयोग ने बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है। यह राज्य में अब तक की सबसे लंबा चुनाव होगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। 66 नंबर क्या है? हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे के निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है? पहला है मेघालय, दूसरा है त्रिपुरा, चौथा है मणिपुर, तीसरा है मणिपुर और चौथा है असम। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। क्योंकि त्रिपुरा ने सड़कों के निर्माण के लिए प्लास्टिक कचरे का उपयोग शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को कम करना और पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। अब अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। 67 नंबर क्या बोल रहा है? 67 में बोल रहा है हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष नेता के रूप में किसे नामित किया गया? 4 ऑप्शन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरा आनंद शर्मा, तीसरा है पी चिदम्बरम और चौथा दिग्विजय सिंह। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पार्टी के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया है। इससे पहले सांसद गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नामित थे। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 68 नंबर में है
किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और तेलंगाना। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा। क्योंकि ओडिशा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने अपनी राजधानी भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा की है। कोविड योद्धाओं की सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त और उन्हें सम्मानित करने के लिए स्मारक का निर्माण किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन में क्या है? किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया। 4 ऑप्शन है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य 62 छावनी बोर्डों में, कितना छावनी बोर्डों में? 62 छावनी बोर्डों में नागरिकों को ऑनलाइन नगरपालिका सेवा प्रदान करना। यह पोर्टल एक किराएदारी केंद्रीय मंच के माध्यम से ऑनलाइन नगरपालिका सेवा प्रदान करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक है अभिजीता गुप्ता, श्री अय्यर या विश्वरूप राय या जवाहर सेठ। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिजीता गुप्ता, इसको ध्यान रखेगा। क्योंकि वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक जो है अभिजीता गुप्ता है। अभिजीता गुप्ता की अन्य पुस्तक में हैप्पीनेस ऑल अराउंड प्रमुख है। इस पुस्तक को लिखने के बाद ये दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई। अब अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला? हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया? अब 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन है, पहला है मणिपुर, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है उपयुक्त में से। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, इसको ध्यान रखेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कपिल वस्तु में इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव को एक जिला एक उत्पादन के तहत आयोजित किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है, अनामिका, दूसरा है राजेंद्र भंडारी, तीसरा है रोहिणी सेन, तीसरा है, चौथा है सुधा मूर्ति। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा अनामिका, ए हो जाएगा। क्योंकि लेखिका अनामिका का संबंध बिहार राज्य से है। इन्होंने टोकरी में दिवंत पुस्तक के लिए एक पुरस्कार जीता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस वर्ष 20 भाषाओं में दिया गया। कितना भाषा में दिया गया? 20 भाषा में दिया गया, इसको ध्यान रखेगा। अब नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 73 में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? मतलब एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? 4 ऑप्शन है, पहला है काजा कलास, दूसरा है जुजाना कैपुटोवा और तीसरा है सोहल जेवड़े और चौथा है कैलाश पाउलो। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, काजा कलास। क्योंकि एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कलास बनी है। एस्टोनिया की राजधानी टालिन है। क्या है? टालिन है राजधानी, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 यानी कि 74 में बोल रहा है वर्ल्ड वेंटेलैंड्स डे 2021 की थीम क्या है? पहला है वेटलैंड एंड वाटर, दूसरा है वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, तीसरा है वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी और चौथा है वेटलैंड्स एंड इन्वायरमेंट्स। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वेटलैंड्स एंड वाटर। क्योंकि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम वेटलैंड्स एंड वाटर है। विश्व वेटलैंड्स दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2
फरवरी को, इसको ध्यान रखेगा, को मनाया जाता है। यह दिवस अर्धभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 75 नंबर क्वेश्चन में है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? 9%, 10%, 11% या 12%? तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11%। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी में 11% वृद्धि का अनुमान है। यह आज़ादी के बाद की अब तक की सबसे अधिक बढ़त है। अब अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 91वें फाल्के पुरस्कार, फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया? 4 ऑप्शन है, सोनू सूद को, रजनीकांत को, अमिताभ बच्चन को, धर्मेंद्र को। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किसको चुना गया? रजनीकांत को। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वर्ष 2019 के लिए 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को सम्मानित करने की घोषणा की है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 77 नंबर क्वेश्चन में है जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है? 4 है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। बाद के परमाणु ऊर्जा आयोग की इकाई परमाणु खनिज निदेशालय के शोधकर्ताओं ने मंडिया यानी कि कर्नाटक में 1600 टन अनुमानित किया गया है कि लिथियम भंडार की खोज की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 78 नंबर में है 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया? 4 ऑप्शन है, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बांग्लादेश। क्योंकि 10 जनवरी 2021 को 91वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में बांग्लादेश को चुना गया। अब अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया? 4 ऑप्शन है, सुशील चंद्र, एन.वी. रमन्ना, जस्टिस आरिफ मोहम्मद और चौथा है CS चतुर्वेदी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एन.वी. रमन्ना को। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के 48वें, इसको ध्यान रखिएगा, 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में एन.वी. रमन्ना को नियुक्त किया गया है। यह शरद अरविंद बोबडे के स्थान लेंगे। इससे पहले मतलब कि कौन थे मुख्य न्यायाधीश? शरद अरविंद बोबडे। अब उसके जगह पर कौन हो जाएंगे? एन.वी. रमन्ना हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 80 का बात करते हैं। 80 में क्या है, हाल ही में दिए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश में रूपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा है श्रीलंका और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बांग्लादेश। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। भारत यह ऊर्जा संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित करेगा, इसको ध्यान रखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। 81 नंबर में क्या कह रहा है, बोला दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करता है? पहला उनके अपने तापमान पर, दूसरा उनकी गुप्त ऊष्मा पर, और तीसरा उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, और चौथा उपयुक्त में सही है। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी भी दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रवाह उनके निकायों में तापांतरण के कारण होता है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जाती है तथा कुछ समय बाद उन्हें समान ताप पर ले आती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर। 82 नंबर में क्या कर रहा है, नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन है, सियान, भूरा, काला, बैगनी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सियान। क्योंकि नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से सियान
रंग प्राप्त होता है, इसे एक्वा रंग भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 83 में है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है। 4 ऑप्शन है, ग्रामोफोन द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा, या माइक्रोफोन द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, माइक्रोफोन द्वारा। किसके द्वारा, माइक्रोफोन द्वारा, क्योंकि माइक्रोफोन की सहायता से ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया, पहला अभिकेंद्रीय बल, दूसरा है अपकेंद्रीय बल, और अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, और चौथा है नाभिकीय बल। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। क्योंकि किसी वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का जड़त्वीय बल होता है, इसे आभासी बल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोला विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। 4 ऑप्शन है, महो, ओम, या ओम क्यू, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता की माप को विद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है महो होता है, MHO होता है, इसको ध्यान रखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, 86 नंबर क्वेश्चन में है कि जब शुद्ध जल, 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, 86 नंबर क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में, 86 नंबर क्वेश्चन में है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है, क्या डाला जाता है, डिटर्जेंट डाला जाता है, तो पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। 4 ऑप्शन है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, और या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्या होता है, घट जाता है। क्योंकि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है, वो घट जाता है। अब 87 नंबर क्वेश्चन का बात करिएगा, तो बोला गया है 87 में, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है, हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लिथियम, दूसरा है कैडमियम, और तीसरा है पोटेशियम, और चौथा है सोडियम। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, उत्पन्न नहीं करती है, वो कैडमियम नहीं करती है। बाकी बात ये तीनों जो है वो उत्पन्न करती है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि सभी जो है क्षारीय धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इनका आयन विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का जो आयन विभव कम होने के कारण ये जल से हाइड्रोजन की विस्थापित नहीं कर पाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बोला निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, बिटुमिन्स को, एंथ्रासाइट को, या लिग्नेनाइट को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लिग्नाइट को। किसको कहा जाता है, लिग्नाइट को। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है किस कारण फैक्ट्री रसस्राव को रोकने में सहायक होती है। 4 ऑप्शन है, इमल्सन के कारण, अपवहन के कारण, या स्कंदन के कारण, या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कंदन के कारण। क्योंकि मामूली कट फट जाने के कारण जो रक्तस्राव होता है उसे रोकने में फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, जो स्कंदन के कारण ऐसा कर पाता है। फिटकरी का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको ध्यान रखिएगा, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 90 नंबर में बोल रहा है जल गैस निम्नलिखित में किसका मिश्रण है। CO+H2, CO+H2, या CO2+CO, या CO2+H2। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, CO+H2, इसको ध्यान रखिएगा। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 91 नंबर क्वेश्चन में है, 91 नंबर क्वेश्चन में है रेयॉन का निर्माण निम्नलिखित में
किससे किया जाता है? 4 ऑप्शन है, गैसोलीन, प्लास्टिक, पेट्रोलियम या सेल्यूलोज से। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सेल्यूलोज से, क्योंकि रेयॉन को कृत्रिम सील के नाम से भी जाना जाता है। यह सेल्यूलोज द्वारा रासायनिक क्रिया द्वारा बनता है। रेयॉन पॉलीसेक्राइड का उदाहरण है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 92 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 92 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोरा मोनाजाइट में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, पहला है थोरियम, दूसरा यूरेनियम, तीसरा है पोटेशियम, चौथा में तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर थोरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोरियम, क्योंकि मोनाजाइट में थोरियम खनिज पाया जाता है। अब 93 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 93 नंबर क्वेश्चन में रेडियो सक्रियता न्यूक्लियस में किसका प्रमुख गुण है? पहला है नाभिक का, दूसरा इलेक्ट्रॉन का, और तीसरा न्यूट्रॉन का, और चौथा प्रोटॉन का। इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो नाभिक का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, समझे? क्योंकि रेडियो सक्रियता नाभिक का एक प्रमुख गुण है। रेडियो सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करती है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 94 नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 94 नंबर क्वेश्चन में है वनस्पति घी। 94 नंबर क्या है? 94 वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? अवकरण, अपचयन, आयनन या ऑक्सीकरण। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा अपचयन, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके उसे वनस्पति घी में परिवर्तित करता है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। 95 में क्या बोल रहा है? 95 में वो बोल रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, और ऊपर में से कोई नहीं। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए। क्योंकि विटामिन ए का संश्लेषण यकृत यानी कि लीवर किया जा सकता है। यकृत विटामिन ए का बहुत ही कम समय के लिए संचय भी करता है। अब अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। 96 में बोला भ्रूण की अप्रापोषिका यानी कि एलेंटोइस किसमें सहायक होती है? 4 ऑप्शन है, श्वसन में, पाचन में, या उत्सर्जन में, या संरक्षण में। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन में। क्योंकि भ्रूण की अप्रापोषिका जो है मुख्यतः उत्सर्जन में सहायक होती है। यह भ्रूण में अपाचयन से उत्पन्न CO2, यूरिया आदि का उत्सर्जन करता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 97 बोल रहा है सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। 4 ऑप्शन है, O, A, B या AB। तो इसमें से हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि O। एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण रक्त O जो होता है, O को सर्वदाता कहा जाता है, जबकि रक्त समूह AB को सर्वग्राही कहा जाता है। मतलब कि इसको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर O को, और इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर, माने कि O जो है सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन नहीं, O जो है ब्लड दे सकता है सबको, लेकिन AB जो है सिर्फ ले सकता है सबसे, दे किसी को नहीं सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब वाला क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन है किस शिरा के द्वारा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? 4 ऑप्शन है, यकृत शिरा, महाशिरा, फुफ्फुस शिरा, अवयव शिरा। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा। किसके द्वारा आता है? फुफ्फुस शिरा। क्योंकि फुफ्फुस शिरा फेफड़ा से हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त का प्रभाव करता है। अगला क्वेश्चन है 99 में बोल रहा है गुणसूत्रों में होते हैं। 4 ऑप्शन है, DNA तथा लिपिड, RNA तथा एमिनो एसिड, और तीसरा है DNA तथा प्रोटीन, और चौथा RNA तथा शुगर। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। गुणसूत्र सभी वनस्पतियों एवं प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो सभी आनुवांशिक गुणों को निर्धारित व संचारित
करता है? गुणसूत्रों का निर्माण मुख्यतः डीएनए तथा हिस्टोन नामक प्रोटीन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है 100वां नंबर। 100वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? बोला कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होता है? एनोफिलीज मक्खी द्वारा, या घरेलू मक्खी द्वारा, या फिर सिकता मक्खी द्वारा, या फिर ट्रेटसी मक्खी द्वारा? तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिकता मक्खी द्वारा। किसके द्वारा? सिकता मक्खी द्वारा। क्योंकि कालाजार सिकता मक्खी यानी कि सैंडी फ्लाई द्वारा संचारित होता है। इस रोग का प्रभाव प्लीहा, लीवर, मेरूज आदि पर पड़ता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का डिस्कशन। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये डिस्कशन आपको कैसा लगा। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके लिए अच्छा रहा और आपके लिए हेल्पफुल रहा तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसको अधिक से अधिक अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।